हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला टॉपिक है अपना सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट मिलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल में जो सीलिया फ्लैजिला हैं वो कैसे स्ट्रक्चर हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल पे। और वो हेयर लाइक जो आउटग्रोथ है वो कौन से पार्ट की होगी, सेल मेम्ब्रेन की। कि सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो एक्सटेंशन दिखेगी यूकैरियोटिक सेल में उसको हम क्या बोल देंगे, सीलिया और फ्लैजिला। अब जो सीलिया वाले स्ट्रक्चर हैं वो क्या मिलेंगे, थोड़े स्मॉल स्ट्रक्चर मिलेंगे। और क्या करेंगे, फंक्शन क्या ही होगा सीलिया का भी फ्लैजिला का, मूवमेंट कराएंगे, मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। या तो वो सेल जहाँ होगी उस सेल का मूवमेंट होगा या सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट होगा। और जो फ्लैजिलर स्ट्रक्चर हैं वो क्या है, ज़्यादा कंपेरेटिवली लॉन्गर मिलेंगे एज कम्पेयर टू सीलिया। और वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्चुअली में सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन सेल मेम्ब्रेन। और वो क्या कराने में रोल प्ले करेंगे, सेल का मूवमेंट कराने में रोल प्ले करेंगे मेनली। अब है कि एक उनका जो सेक्शन कट करके देखें अगर सीलिया फ्लैजिला का, तो वो कैसा दिखता है कि आउटर में तो उन सीलिया या फ्लैजिला को कौन कवर करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आउटर उनमें कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मान लो ये एक सीलिया फ्लैजिला, इसको हम यहाँ से कट करें तो वो जो राउंड स्ट्रक्चर अपने को दिखेगा उसमें आउटर स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोर पार्ट है, जिस जो एक्चुअली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीलिया फ्लैजिला में, उसको क्या बोलते हैं, एक्जोनिम। और उस कोर रीजन में एक्जोनिम में क्या फिलअप रहते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स फिलअप रहते हैं। तो वो माइक्रो ट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने रहते हैं। तो उन माइक्रो ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट एक तो पेरिफ्री में रहती है, एक सेंट्रल अरेंजमेंट रहती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स की। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं जो एक्जोनिम पार्ट में सेंट्रल कोर रीजन में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो पेरिफ्री में माइक्रो ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं इनका नंबर रहता है 9। इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मूवमेंट कराते हैं, इनके अंदर प्रोटीन है, उसके मूवमेंट की वजह से इस पूरे सीलिया फ्लैजिला मूवमेंट करवा पाते हैं। तो ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये कैसे रहते हैं, पेयर में। तो पेयर में रहते हैं इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, डबलेट की आउटर हैं। और ये पेयर में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने मिलेंगे, 9। तो इसलिए बोलते हैं 9 डबलेट मिलते हैं पेरिफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, वो कितने होते हैं, 2। वो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअल जो कोर रीजन है उसमें क्या आया, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 जो डबलेट हैं, और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये रेडियल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड हैं। कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को पेरिफ्री में कौन कवर करती है, सेंट्रल सीथ। और वो सेंट्रल सीथ इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी होती है, किसकी हेल्प से, ये स्ट्रक्चर हैं रेडियल स्पोक, उनकी हेल्प से वो सेंट्रल सीथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जोड़ देती है। और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में भी कनेक्टेड हैं, किसकी हेल्प से, इंटर डबलेट ब्रिज, क्योंकि ये डबलेट स्ट्रक्चर है तो इनको जोड़ने वाला लिंकर क्या बोला जाएगा, इंटर डबलेट ब्रिज। उसकी हेल्प से वो आपस में भी कनेक्टेड है। तो इनके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल जो अरेंजमेंट है इनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की, वो इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यही कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अगर हम स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखें सीलिया का फ्लैजिला का, तो क्या दिखाएगा, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ए सीलिया एंड फ्लैजिला शोज दैट दे आर कवर्ड विद, कि आउटर वो किससे कवर्ड मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो उनका सेंट्रल रीजन है, कोर रीजन, उसको क्या बोलेंगे, एक्जोनिम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट मिलेंगे, ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, अरेंज मिलेंगे, जो रन कर रहे होंगे पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। ये सारे ऐसे रन करते हैं पेरीफ्री में, और 2 सेंट्रल में रन करते हैं। और जो एक्जोनिम है एक्चुअली उसमें क्या कंटेन कर रहा है, हैव 9 पेयर ऑफ डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनमें 9 पेयर तो डबलेट के हैं, ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। रेडियल अरेंजमेंट है उनकी और पेरीफ्री में, सेल की पेरीफ्री में। एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर कहाँ है, सेंटर में लोकेटेड है उनका। तो ऐसी अरेंजमेंट जो है एक्जोनिम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स की, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्जोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको क्या बोल देते हैं, कैसी अरेंजमेंट है वो, 9+2 अरेंजमेंट। और जो ये 9 है इसके अंदर, ये 9 कैसे हैं, डबलेट की फॉर्म में है।
ये डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है 9+2। तो यही है कि सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट मिलती है जिनके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन है और वो मूवमेंट कराने में रोल प्ले करेगी। डबलेट की फॉर्म में 9 पेयर तो बाहर मिलेंगे और एक सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल्स मिलेंगे 2, तो 9+2 अरेंजमेंट बोली जाएगी इनकी। तो ये है सीलिया फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद जो एक स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो आउटर साइड में कवर्ड मिलेगा किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और वो डबल वोल्ड स्ट्रक्चर है, डबल वोल्ड स्ट्रक्चर है वो। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल वोल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा प्लांट्स में प्लास्टिड, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड तो जो फ्लूइड फिलअप है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होगा सेल में वो साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होंगे, पोर प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ये वाले रीजन, न्यूक्लियर पोर रीजन, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक्चुअली इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट मिलेंगे। इसके अलावा जो अंदर वाली साइड ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, फ्लूइड फिलअप है, इसके अंदर एक तो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन एक्चुअली में किसका बना रहता है कि ये डीएनए कंटेन करता है प्लस प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है और वो क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। और इसके अलावा ऐसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने में रोल प्ले करता है और वो आरएनए आगे राइबोसोम बनाने में रोल प्ले करेगा। तो ये उसका फंक्शनिंग है। तो अब कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या रहता है, लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल सेलुलर कंपोनेंट है। तो लार्ज साइज का मिलेगा और सेंट्रली लोकेटेड मिलेगा। तो एक्चुअली एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है और प्लांट सेल में एक कॉर्नर में मिलेगा, सेल के किसी एक कॉर्नर में, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बाउंडेड बाई टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग ए न्यूक्लियर एनवलप। ये न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। और न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या कंटेन करेगा, मैनी न्यूक्लियर पोर, और एनक्लोज करेगा जो लिक्विड सब्सटेंस है इसके अंदर वाली साइड, इनसाइड, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर जो पोर है वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड आउटर पेरिफ्री में साइटोप्लाज्म, सेल के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बार बार जो स्पेस है। अब कह रहे हैं विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म दो मेन स्ट्रक्चर हैं, टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। एक को तो क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस, दूसरा क्या है, क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियोलस है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, वो उसका नंबर या तो हो सकता है वो एक ही हो या उससे ज़्यादा हो। अब न्यूक्लियोलस है जो एक्चुअली में बना किसका है, आरएनए प्लस प्रोटीन, वो स्ट्रक्चर है। और ये क्या बनाने में रोल प्ले करता है, आरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए जो क्या बनाने में रोल प्ले करेगा, राइबोसोम की यूनिट्स बनाने में रोल प्ले करेगा। तो राइबोसोम जो बना, वो राइबोसोम क्यों नेसेसरी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ऐसी सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं उनके अंदर किसका नंबर ज़्यादा मिलेगा, न्यूक्लियोलस का ज़्यादा नंबर मिलेगा उनके न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियोलस में बी वन और मोर इन नंबर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियोलस को कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती, बस वो आरएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो क्या बनाने में रोल प्ले करेंगे, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और वो राइबोसोमल आरएनए आगे चल के सेल के साइटोप्लाज्म में क्या बनाने में रोल प्ले करेगा, राइबोसोम की सब यूनिट्स। वो राइबोसोम की सब यूनिट किस में काम करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेंगे। तो अगर अब ये न्यूक्लियोलस किससे रिच रहेगा, रिच रहेगा प्रोटीन एंड आरएनए, और एक्ट करता है एज साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, क्योंकि ये आरआरएनए बनाएगा, वो आरआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, राइबोसोम बनाने में रोल प्ले करेगा। तो ऐसे ये राइबोसोम फॉर्मेशन में काम कर रहा है। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस इज नोन एज ए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि आरआरएनए बनाएगा तो यानी कि राइबोसोम बनाने में रोल प्ले कर रहा है।
तो जो ये राइबोसोम है वो फिर किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। बट इस राइबोसोम में जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, वो कौन बनाएगा, न्यूक्लियोलस बना के देगा। और कौन सी सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा मिलेगा, वो सेल जो क्या बना रही होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा कर रही होंगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइबोसोम्स की। और राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए बनाना पड़ेगा, और आरआरएनए कौन सिंथेसाइज करेगा, न्यूक्लियोलस। तो लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा मिलेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। फिर दूसरा पार्ट जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम, क्रोमेटिन। तो ऐसे कि ये मान लेते हैं डीएनए स्ट्रक्चर है थ्रेड लाइक, बट ये डीएनए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन रहती है, उनका ऑक्टामर 8 यूनिट उनमें जुड़ी रहती है हिस्टोन की। उस हिस्टोन के ऑक्टामर के चारों तरफ रैप रहता है डीएनए ऐसे। तो अब ये डीएनए जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ एम्बेडेड, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया अब वो क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। और ऐसे ही न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट आते रहेंगे और पूरा ये बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड। वो जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लग गया, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। उस न्यूक्लियोसोम का जब नंबर इंक्रीज हो गया, वो रिपीटिंग यूनिट हो गई बार बार, तो क्या बन गया, क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर इकट्ठा हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम। तो एक्चुअली जब सेल डिवाइड कर रही होती है, तो डिवाइड करने से जस्ट पहले उसका सारा क्रोमेटिन क्या हो जाता है, कंडेंस। और ऐसे कंडेंस हो गई, इकट्ठा हो गया, वो क्या बनाता है, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर बनाता है। तो डीएनए है, डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन और जुड़ जाएगी, उसका ओक्टामर है, उस पर डीएनए रैप कर जाएगा, तो न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होकर बड़ी यूनिट क्या बना देगा, बड़ा थ्रेड, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस हो गया, इकट्ठा हो गया, तो क्या बना देगा, क्रोमोजोम। तो ये क्रोमोजोम क्या कंटेन कर रहा है, डीएनए प्लस प्रोटीन, थोड़ा आरएनए भी है, बट डीएनए और प्रोटीन मेन कंपोनेंट है उसके अंदर। तो क्रोमेटिन क्या है, मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक है, मास ऑफ क्रोमोजोम। और किसका कंपोज है, किसका बना हुआ है, जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए एंड प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, उनका बना हुआ स्ट्रक्चर है। और बेसिकली क्रोमेटिन कैसे बना, बाई रिपीटिंग सब यूनिट। तो क्रोमेटिन बनाने के लिए रिपीटिंग सब यूनिट कौन मिलेंगी, न्यूक्लियोसोम की, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो ये रिपीटिंग यूनिट बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। तो बेसिकली क्रोमेटिन इज फाउंड बाय रिपीटिंग सब यूनिट न्यूक्लियोसोम्स। और ईच न्यूक्लियोसोम किससे बना है, ईच ऑफ विच एज ए डीएनए मॉलिक्यूल कोइल्ड अराउंड ए डिस्क ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर कौन कोइल्ड हो जाएगा, बार बार डीएनए। और क्रोमेटिन आगे कंडेंस होके, इकट्ठा होके क्या बना देगा, क्रोमोजोम। और ये कब कंडेंस होगा, कब क्रोमोजोम बनाएगा, व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जस्ट सेल के डिवीजन से पहले क्या बनेगा, सेल के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल में इकट्ठा हो जाएगा और क्रोमोजोम बनाने लग जाएगा। उसके बाद है कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस है सेल में, वो क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। तो न्यूक्लियस क्या प्ले करेगा, सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटी। कि जो कंट्रोल सेंटर है सेल का, वो कौन है, न्यूक्लियस। कि वो सारी सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। डिफरेंट प्रोटीन बनानी है तो वो भी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी न्यूक्लियस परफॉर्म करवा रहा है। और नॉर्मली एक सेल में कितना न्यूक्लियस मिलेगा, देयर इज़ 1 न्यूक्लियस पर सेल। बट उस नंबर में वेरिएशन भी हो सकती हैं, कि कोई ऐसे भी सेल हो सकती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। जैसे एक प्रोटिस्ट है पैरामीशियम, तो उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस हैं। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। उसके अलावा कुछ ऐसी भी सेल्स हो सकती हैं जिनमें हो ही ना, न्यूक्लियस अब्सेंट ही हो। तो सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, जिनमें अब्सेंट ही होता है। तो ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स के अंदर, कुछ मैमल्स में कौन सी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही अब्सेंट होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल है, इरिथ्रोसाइट्स, उसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट मिलेगा। और प्लांट में जो फ्लोएम के अंदर एक सेल होती है, सीव ट्यूब सेल, उसके अंदर भी वस्कुलर प्लांट्स में फ्लोएम जो रीजन रहता है फूड कंडक्शन में जो काम करता है, उसकी सेल है सीव ट्यूब सेल, उसमें भी न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। तो ये 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल, जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट है।
और न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली सबसे पहले किसने देखा था, ये पहले पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन करके, डाई से स्टेन करके किसने देखा था, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब कलर्ड बॉडी। तो न्यूक्लियस में जो कलर्ड बॉडी दिख रही थी वो कौन से साइंटिस्ट ने देखा था, फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन वर्ड दिया था उन्होंने। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया, तो उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि उनमें किसकी अब्सेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं उनके अंदर। तो ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो ओनली न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, या तो डीएनए, आरएनए, वो क्या बोला जाता है उनके अंदर, न्यूक्लियोइड, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। और ये केस स्किन के अंदर मिलेगा, कौन सी सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा ये वाला केस।